क्योंकि अब ये आइट्रेटर बन गया ना, जब यहाँ पर हमने इसको आइट्रेटर बना दिया है तो बेसिकली ये सिर्फ पॉइंट कर ओके, रहा है नहीं मेमोरी। ओके, इसको खत्म, नेक्स्ट। इसको हटाएं, इसको हटाएं। जी सर। जी सर। नहीं नहीं, ठीक है, बाकी रहने दें। जहां ठीक आपने हो गया। नेक्स्ट प्रिंट नेक्स्ट लिखा हुआ है, वहां पे नेक्स्ट वाई कर दूं? नहीं नहीं, इसको जी सर। डाउन करें, इसको एंटर करें, जी सर। यहां प्रिंट एक्स लिखे। जी सर। चलें, आप देख चलाएं। जी सर। सबसे पहले सर इसने जब हमने एक्स प्रिंट वाई सॉरी प्रिंट किया तो इसने हमें वाई का एड्रेस जो है वो शो कर दिया, जो लिस्ट का बेसिकली हमारे पास एड्रेस है। लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हमने एक्स जो है उसको प्रिंट करवाया। तो एक्स का जो एड्रेस है ना, टप्पल का जो एड्रेस, पहले इसने लिस्ट का एड्रेस शो किया आप सबसे पहली लाइन में, दूसरे में इसने टप्पल का एड्रेस हमें शो किया, मतलब जहाँ पे आइट्रेट कर रहा है ना। उसके बाद चूंकि नेक्स्ट हमने नेक्स्ट एक्स किया तो हमने इसने हमें ए शो किया। उसके बाद चूंकि पॉइंट आइट्रेटर जो है वो वहीं पे पॉइंट कर रहा है तो ये जो है ना एड्रेस वही सर शो कर रहा। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा था, क्या मुझे नेक्स्ट एड्रेस भी दिखाता है ये? कैन नहीं वी सी सर, दैट? एड्रेस एड्रेस तो सर नेक्स्ट नहीं शो कर रहा। अच्छा, इसने बेसिकली इंटरनली उसको रन कर रहा है और साथ साथ इंक्रीमेंट करके उसका नेक्स्ट एलिमेंट शो करता जा रहा जी है। सर ऐसे ही आइटर है। जो है वो एड्रेस से पहला ही दिखाता है जहां से उसने शुरू किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, चले, ठीक हो गया। जी सर। सर नेक्स्ट चलूं? जी जी सर। तो बैक एंड पे इसके बेसिकली इस तरह का एक कोड होता है कि उसके अंदर इनिशियलाइजेशन हुई होती है, जहां तक उसने चलना होता है वो वेरिएबल्स उसको दिए होते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट का जो है ना मेथड, उसके अंदर बेसिकली ये हो रहा होता है कि जब तक वो लास्ट एलिमेंट आ नहीं जाता तब तक ये अपने आप को आइट्रेट करवाता रहता है। और अगर ये जो है इसके इक्वल हो जाए या इससे बड़ा हो जाए, जो हमारे पास आइट्रेटर है हमारा, यानी आई जो हम कह रहे हैं, जो हमारी काउंटिंग बेसिकली कर रहा है, वो हमारे लास्ट वैल्यू से बड़ा हो जाए, यानी जो हमने रेंज इसको दी हुई है उससे बड़ा हो जाए, तो उस केस में ये इसको आइट्रेशन रेज कर देता है। अच्छा, ये बिल्ट इन फंक्शन है, हाँ? ये बिल्ट इन फंक्शन है और हर एक जो भी हमारे पास आइट्रेटर होते हैं ना, जब भी हम यूज करते हैं, जैसे हमने फॉर लूप में यूज किया पीछे, यहाँ पे जैसे हमने यूज किया, तो बैक एंड पे वो वाला फंक्शन चल रहा होता है। जो भी आइट्रेटर है ना, जब भी काउंटिंग होती है तो बैक एंड पे वो पीछे फंक्शन चल रहा होता है। इस तरह का कोई फंक्शन इस तरह का हमेशा फंक्शन चल रहा होगा, जिसके अंदर पहली मतलब 2 मेथड होंगे, नेक्स्ट एंड आइटर के नाम से, और एक इनिशियलाइजेशन हुई होगी। तो हर एक जो भी आइट्रेबल है ना, उसके अंदर ये फंक्शन पहले से डिफाइन होता है, बिल्ट इन डिफाइन हुआ होता है, और इस बेसिस पे वो आइट्रेशन करता जाता है। चलें, क्यों जी, बाकी लोग भी पूछेंगे। इर्जा, सहरा, आप लोग भी पूछेंगे, कोई बात कंफ्यूज करती हो तो। तो बेसिकली आइटर मेथड जो है उसके अंदर हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आइट्रेबल होगा, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये उसको यूज करते हुए ट्रांसफर करता जाएगा उसके मतलब तमाम एलिमेंट्स को। ये आपके लिए टुपल के लिए हो जाएगा, डिक्शनरी के लिए हो जाएगा, लिस्ट के लिए हो जाएगा, सेट के लिए हो जाएगा, जी सर। अरे के लिए भी काम करेगा। एरे के लिए भी काम करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ओके, स्ट्रिंग के ठीक लिए है, भी, ठीक इवन इवन स्ट्रिंग के लिए भी काम है, करेगा, जो स्ट्रिंग के हमारे लिए भी इन। काम करेगा। जी सर। तो इसी तरह होता ही है कि जब भी हम किसी भी मतलब आइटरेबल फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी काउंटिंग करवानी होती है, तो बैक एंड पे वो हमेशा आइटर फंक्शन को कॉल करता है। हमें तो ये नजर आ रहा होता है कि जी हमने वो फॉर आई इन, जैसे हमने लिखा कि इस लूप में जितने एलिमेंट्स हैं उसको वो प्रिंट करवाता जाए, तो बैक एंड पे वो हमेशा क्या करता है कि आइटर फंक्शन कॉल करेगा, और फिर आइटर फंक्शन के बाद उसको ये आइट्रेटर बना देता है। उसके बाद हमेशा नेक्स्ट फंक्शन मतलब नेक्स्ट मेथड कॉल कर करके उसके सारे एलिमेंट्स हमें शो करवाता है, और जब कोई एलिमेंट नहीं रहता तो खत्म हो जाता है प्रोग्राम। प्रॉपर। अच्छा, चले, ठीक, गुड, चले, जी। माशाल्लाह। तो लेकिन सिर्फ आइट्रेटर्स जो हैं वो लाजमी नहीं कि आइट्रेटर्स जो हैं वो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाएं। ऐसे भी आइट्रेटर्स होते हैं जो कि खत्म नहीं होते। तो जैसे ये एक कोड है हमारे पास, मैं बल्कि वहां से दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कोड है जो कि इनफिनिट आइट्रेटर का है। इसमें बेसिकली ऑड नंबर जो हैं ये हमें शो करवाएगा, और जितने मर्जी हम नंबर इससे, यदि इसको जितनी मर्जी दफा चलाएंगे ये कभी भी स्टॉप आइट्रेशन रेज नहीं करेगा, क्योंकि ये एंड होता ही नहीं है। इसको डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि ये हमेशा चलता रहेगा
और हमेशा इसमें 2 ऐड होता जाएगा जब भी हम नेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो अगर मैं 4 दफा कॉल करता हूँ तो मुझे पहले 4 और नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं इसको 100 टाइम्स कॉल करूंगा तो ये 100 टाइम्स मुझे जो है ना, जो 100 पहले फर्स्ट 100 ऑड नंबर से वो दे देगा। तो उसको जितनी दफा मैंने कॉल करवाना हो उतनी दफा मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। जैसे इस केस में मैंने इसको 4 दफा अगर नेक्स्ट प्रिंट करवाया तो इसने मुझे पहले 4 जो है वो ऑड नंबर्स दे दिए। तो इसको हम मतलब किसी भी तरह यूज भी कर सकते हैं अपने और फायदे के लिए। अगर मैं इवन नंबर प्रिंट करना चाहूँ तो? सर इवन भी कर सकते हैं। ओके गुड, इसको 2 कर दें। इसको 0 अगर मैं कर दूं ओके तो ठीक हो ये गया, बेसिकली अब इवन नंबर के लिए रन करेगा। 2 से स्टार्ट 0 कर, 2 4 6 0 एंड। से। ठीक, जी सर। अगर मैं 2 से करता तो 2 से स्टार्ट देता। हाँ जी अगर मैं 2 से करता बिल्कुल 2 से स्टार्ट करता। तो ये आइटरेटर्स जो हैं ये खत्म हो गए यहाँ तक। अगर इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो। क्यों जी यार माला, कोई क्वेश्चन हो तो सर स्कोप की तरफ बढ़ूं मैं? हैदर जमान, कोई क्वेश्चन हो तो? हैदर आवाज आ रही है कि नहीं? इससे मुराद ये इंक्रीमेंट कि दे रहे हैं। जी सर 2 का इंक्रीमेंट, बिल्कुल 2 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। मतलब जो हमारा नंबर होगा उसमें 2 ऐड होता जाएगा हर बार। नहीं नहीं 1 के अंदर 2 ऐड। नहीं नहीं सेल्फ नंबर पहले 1 डिफाइन कर दिया ना। प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेल्फ नंबर इज इक्वल टू सेल्फ नंबर प्लस 2। यानी हमारे ओरिजिनल नंबर के अंदर 2 ऐड होगा और उसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी 2 + 1 3। नेक्स्ट टाइम ये 3 होगा तो 3 + 2 5 एंड 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन। जी 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 बिल्कुल। ठीक हो गया, स्कोप की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना स्कोप पहले से डिफाइन होता है। यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे नेम्स जो होते हैं उनका स्कोप पहले से डिफाइन होता है कि इनको कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल होंगे, इनके लिए कौन सा रीजन मुख्तस होगा, और उस रीजन के बाहर या उस ब्लॉक के बाहर जो है हम उसको यूज नहीं कर सकते, बेशक चाहे वो आपके कोड के अंदर ही क्यों ना लिखा हो। तो बेसिकली 4 तरह के हमारे पास स्कोप्स होते हैं। और इन 4 तरह के स्कोप्स में सबसे पहले लोकल लोकल स्कोप्स होते हैं, एनक्लोजिंग स्कोप्स होते हैं, ग्लोबल स्कोप्स होते हैं एंड बिल्ट इन स्कोप्स होते हैं। तो ये इसी तरतीब में, जिस तरतीब में ये लिखे हुए यानी लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन, जो कंपाइलर हमारा होता है पाइथन में वो हमेशा इसी तरतीब में सर्च करता है इनको। अगर हम उसे कोई नाम देंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो नहीं सबसे पहले देख। आकाश, ये बताए स्कोप है क्या, थोड़ा सा जी ये सर बता देना। बिल्कुल सर। सर जैसे कि मैंने कहा कि हर कंप्यूटर लैंग्वेज में हमने स्कोप डिफाइन किए होते हैं ना। कोई भी अगर हम नाम देंगे ना अपने लैंग्वेज में या कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, जब उसको कॉल करते हैं यानी उसको यूज करते हैं तो सबसे पहले ये सर्च करेगा हमारा कंपाइलर कि हमने जो चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस लाइन में एग्जीक्यूट करे वो डिफाइन कहाँ हुई हुई थी। तो उसका स्कोप चेक करेगा। लेट्स से कि अगर हम जो है उसको ग्लोबली हमने डिफाइन किया हुआ है पहले से, तो हमारे प्रोग्राम में वो कहीं पे भी डिफाइन हुआ होगा तो वो उसको यूज कर सकता है। तो बेसिकली क्यों जी, बात हमारे कैप्चर पास। कर, रेहान बात समझ आ रही है रेहान? रेहान बात समझ यस आ सर। रही है? यस सर। स्कोप की समझ आ रही है? ये बेसिकली सर जब आगे इनकी टाइप्स मैं बताऊंगा ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, जी सर। वो एक क्वेश्चन पूछेंगे स्कोप पे जरूर, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब स्कोप ऑफ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है, उसका लाइफ टाइम कहाँ तक और कहाँ डिफाइन होता है, ठीक है ना? जी ये जरूर जरूर डिस्कस करना है। जी। आइटरेटर जो होता है वो बेसिकली काउंटर होता है। वो काउंट करता है, वो वही है जिसके थ्रू आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और आइट्रेबल वो है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम आइटरेटर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे टपल है ना हमारे पास, टपल बेसिकली आइट्रेबल है यानी उसके अंदर एलिमेंट वो एलिमेंट कंटेन्स करता है।
तो और आइट्रेटर जो है वो वही है जो जब हम इसको कॉल करते हैं आइट्रेटर को, और ये काउंट करना शुरू करता है और उसके एलिमेंट को हमें दिखाना शुरू कर देता है ना। तो जी जी ऐसे ही है। ये क्लियर है हैदर भाई? चले। अच्छा जब भी हम कोई वेरिएबल कॉल करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो ये सबसे पहले उसका स्कोप चेक करता है कि वो लोकली अवेलेबल है या नहीं। फिर चेक करेगा कि वो एनक्लोजिंग स्कोप है उसका कि नहीं। उसके बाद ग्लोबली चेक करेगा और उसके बाद देखेगा अगर वो बिल्ट इन कीवर्ड है या नहीं। तो ग्लोबल स्कोप वो होते हैं जो हम अपने मेन बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, और इसको ये हमेशा लोकल और एनक्लोज स्कोप के बाद देखेगा, सर्च करेगा जो हमारा कंपाइलर होगा। ग्लोबल स्कोप जो है, जैसे भी हम कोई भी, लेट से हमने अपना प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर हमने एक्स, जैसे अभी हम प्रोग्राम लिख रहे थे कोई भी, तो ये जिस तरह प्रोग्राम हमने यहाँ पे टपल डिफाइन कर दिया, ये हमारी मेन बॉडी है ना। तो हमने टपल डिफाइन की, यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की, यहाँ पे एक्स को डिफाइन किया। तो ये जो सारे हैं ये इनका स्कोप ग्लोबल है। इनको हम कहीं पे भी कॉल करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे इनको यूज किया टप्पल को, अगर मैं ऊपर डिफाइन ही ना करता यहाँ पे टप्पल, तो ये एरर मुझे जनरेट करता। ठीक है ना। तो ग्लोबल, जब भी हम कोई यानी वेरिएबल डिफाइन करेंगे या कोई लिस्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लोकल स्कोप जो है वो बेसिकली वो वेरिएबल या वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम कीवर्ड ग्लोबल नहीं लिखेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, तो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई को हमने डिफाइन किया हुआ है। ये एक्स और वाई जो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ये बेसिकली ग्लोबल, इनका स्कोप ग्लोबल है। हम इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इस फंक्शन के अंदर, ये जो हमारे पास फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर वाई डिफाइन हुआ है और इसके अंदर एक्स भी डिफाइन हुआ है, यानी इसका एक पैरामीटर हमने एक्स पास करवाया है और वाई भी इसको, मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज, ऊपर वाई हमारे हमारे पास 17 है जिसका स्कोप ग्लोबल है। लेकिन जो इस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया वो 100 है। अब ये जो वाई है ये बेसिकली इसका स्कोप लोकल है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर वैलिड है, इस फंक्शन से बाहर ये यूज नहीं हो सकता। तो इस केस में हमारे पास x जो है, हमने जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, हमने बताया कि हमने 77 जो है वो पैरामीटर पास करवाया x के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी इस फंक्शन के लिए वो 77 है और y की वैल्यू 100 है। और ये दोनों जो हैं इनका स्कोप लोकल है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। प्रकाश जब हमने ऐसा करें ना, सबसे सबसे आखिर में प्रिंट वाई लिख दे ना, बात क्लियर हो जाएगी। हाँ जी सर, ये सबसे आखिर पे लिखा हुआ है प्रिंट एक्स वाई ना। नहीं नहीं नहीं, अब प्रिंट वाई लिख दे, प्रिंट वाई लिख, जी सर, प्रिंट वाई लिख दे। मैं लिख देता हूँ सर। अब इसकी तवज्जो ग्लोबल पे जाएगी। हाँ जी ऐसे ही है सर, ये वाला भी ग्लोबल को एक्सेस करेगा ना सिर्फ, ये असल में लोकल को ये भी नहीं, क्योंकि ये भी ये मेन बॉडी के अंदर हमने लिखा। अच्छा, ये आपने प्रिंट भी उसमें ये, फंक्शन में, अच्छा उसमें आपने 77 और 100 कर दिया, जी सर, इसमें आपने क्या कर दिया, 99 और 17 का, 17 हो का। गया सर। अच्छा तो ठीक ये हो गया, मैं गुड, असल में अच्छा दिखाना ठीक चाह हो रहा गया। था। अगर जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो एक मिनट में इसको क्लियर करके रन करता हूँ। तो ये जो 77 एंड 100 है ना, ये बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन, क्योंकि ये पहली लाइन कॉल हो रही है, तो इस फंक्शन के अंदर ये प्रिंट हो रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो लोकली अवेलेबल है हमारे पास वो 77 है एक्स की वैल्यू, और 100 है हमारे पास वाई की वैल्यू। तो ये इसने प्रिंट कर दी जो कि लोकली अवेलेबल थे, और इसने सबसे पहले लोकली सर्च किया इनको। और जब हमने मेन बॉडी के अंदर कॉल किया तो लोकली तो इसमें अवेलेबल नहीं होते, इसमें तो ग्लोबल को ये देखता है। तो क्योंकि लोकल का कंसेप्ट हमेशा फंक्शन के साथ अटैच है, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर लोकल का कंसेप्ट आता है, लोकल स्कोप का ना। तो ये चूंकि हमने मेन बॉडी के अंदर इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये ग्लोबल को देखेगा, और ग्लोबली हमने इसको डिफाइन किया हुआ है एक्स इज 99 एंड वाई 17। तो इस केस में हमारे पास 99 एक्स के लिए और वाई 17 जो है वो वाई के अगेंस्ट ये प्रिंट करवा देगा। तो ये फर्क हो गया ग्लोबल एंड लोकल स्कोप में। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे, चूंकि हम एक्स वाई प्रिंट करवा रहे थे, इसने ग्लोबल की तरफ ये नहीं गया, इसने सबसे पहले लोकल को ही देखा कि हमारे पास लोकली क्या वैल्यूज अवेलेबल हैं इनके अगेंस्ट। तो अगर हमने इसी तरह, इसको ऐसे, वकास जी इसको सर, ऐसे कर देना,
जो जी प्रिंट सर। एक्स वाई लिखा है उसको पहले लिख दें, फंक्शन को नीचे लिख दें और 2-3 डिफरेंट वैल्यूज के साथ लिख दें। ठीक हो गया सर। इसके ऊपर मैसेज प्रिंट करा देना, फॉर ठीक हो ग्लोबल गया, कॉल, फॉर लोकल कॉल। ठीक हो गया सर। लोकल विद इन द फंक्शन। जी सर। और वो खास ये जो है, जी जो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज करते हैं हम, ये जी ऑलवेज सर, जो है वो लोकली होगा। ये लोकल ही होंगे। और क्लासेस में जो होते हैं, क्लासेस भी, क्लासेस के नीचे मेथड डिफाइन करते हैं ना, मेथड के अंदर जो भी आप अच्छा वकास, जी वकास एक काम और करें, वो एक काम जी और सर। करें, जी एक काम सर, और करें, एक डेफिनेशन और लिखें, फंक्शन 2 बना दें उसको, ठीक है। ठीक हो गया सर। डेफिनेशन फंक्शन 2, उसमें जी फिर सर, एक्स वाई कर दें, एक्स, नहीं एक्स 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 रखें, फिर नीचे वाई वैसे रखें ठीक जैसे हो गया उसमें सर। रखा हुआ था, सेमीकोलन लगा दीजिएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल सर। 50 कर दें। जी सर। ग्लोबल वेरिएबल्स वही हैं जो ऊपर डिफाइन हुए हुए हैं। उसके बाद जब फंक्शन वन को कॉल किया, तो फंक्शन वन में हमारे पास हमने पहले 77 पास करवाया था अगेंस्ट एक्स, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो वही है जो हमने फंक्शन वन के अंदर दी हुई है लोकली, वो 100 ही है फंक्शन वन के लिए ना। और एक्स की वैल्यू हमने 3 दफ़ा मुख्तलिफ पास करवाई थी, 77, 89 एंड 10, तो ये इसकी लोकल, इनका स्कोप लोकल है, इसी फंक्शन, सिर्फ जो पहला फंक्शन है उसके अंदर इसका स्कोप है। तो 77, 89 एंड 10 ये फंक्शन वन के अगेंस्ट प्रिंट होंगे। और जब हमने फंक्शन टू को कॉल किया लास्ट 2 लाइन्स में, तो हमने एक्स की वैल्यू 10 एंड 70 पास करवाई, और वाई की जो लोकली अवेलेबल वैल्यू है वो 50 है। तो ये 10 एंड 50, 70 एंड 50 जो है इनको प्रिंट करवा देगा। और इसको यूं देख लें सब लोग, जैसे डेफिनेशन फंक्शन लिखा हुआ है, यूं समझें कि मैं यहाँ डेफिनेशन अहमद लिख देता हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन फंक्शन 2 है, यहाँ पे डेफिनेशन खालिद लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मुख्तसर सी बात ये है कि डेफिनेशन अहमद जो है, उसके घर का जो एक्स है उसका, वो उनके घर का एक्स है, जो नीचे मैं अहमद कर देता हूँ वो उनके घर का एक्स है। और ये उसका लोकल स्कोप है कि हर बंदे, मतलब मेरा, मैं अपने घर का नाम कुछ रख देता हूँ, बेटे का नाम कोई और अपने बेटे का नाम वही सेम रख देता है, वही नाम अपने घर में बेटे का नाम कोई सेम रख देता है। तो हर एक का अपना बेटा और अपना नाम है, मतलब वो किसी के साथ, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं है कि सारे वो सेम है। तो सेम कंसेप्ट यही है कि फंक्शन का जो एक्स है उसका फंक्शन 2 के एक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फंक्शन का जो वाई है उसका फंक्शन 2 के वाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब मैं फंक्शन 2 को कॉल करूंगा उसके एक्स वाई अपने होंगे, जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसके एक्स वाई अपने होंगे। अब जो ऊपर एक्स वाई दिए हुए हैं वो ग्लोबल हैं, जब कभी भी हम उनको कॉल करेंगे तो वही ग्लोबल ही आएंगे, क्योंकि वो किसी की फल्कियत नहीं है, वो सबके लिए सेम है, चाहे वो जहां भी कॉल कर रहा है। जी सर। चलें, गुड। लेकिन ग्लोबल लाजमी हो है गया, लोकल हो जी गया। जी सर। तो ऐसा भी सर है कि हम ना फंक्शन के अंदर ना ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं ग्लोबल का। तो अगर हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज कर दें और फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन कर दें, तो वो फंक्शन जो है हमारे पास अवेलेबल होगा वो मेन वेरिएबल प्रोग्राम के अवेलेबल अंदर भी। होगा। जी जी बिल्कुल, वो वेरिएबल, सॉरी, हमें अवेलेबल होगा मेन प्रोग्राम में भी। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया
और फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल वेरिएबल जो है एक्स को ग्लोबल, उसका स्कोप ग्लोबल कर दिया और उसकी वैल्यू 100 कर दी। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 100 शो हो जाएगा, क्योंकि अब ये ग्लोबल, इसका स्कोप ग्लोबल है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये फंक्शन सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कॉल ज़रूर करें, क्योंकि जब हमने सिर्फ डिफाइन करते हैं फंक्शन को तो बेसिकली अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता। कंपाइलर कभी भी इसको सबसे पहले रीड नहीं करेगा। कंपाइलर हमेशा मेन बॉडी पे पहले आएगा। जब तक कि हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो तब तक कंपाइलर यहाँ पे इस फंक्शन को नहीं आके देखेगा। तो अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो तब तो इसके लिए एक्स डिफाइन नहीं है, तो ये एरर जनरेट कर देगा कि एक्स डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल होगा उसी केस में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसका डिफाइन होना ज़रूरी है। और वो उस केस में होगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन से पहले भी कर दें तो फिर भी प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी है ना? असल में फंक्शन से पहले आप कह रहे हैं यहाँ पर ना? जी जी। लेकिन वो तो पहले से ग्लोबल होता है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। यानी अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोई भी वैल्यू, उसका स्कोप पहले ही ग्लोबल है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर नहीं है ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। फंक्शन के अंदर जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं और उसको आपने ग्लोबली भी यूज करना है तो उसको ग्लोबल फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा हमें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको कहीं और पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फंक्शन, तो आप क्या करेंगे कि उसका स्कोप ग्लोबल कर देंगे थ्रू ग्लोबल कीवर्ड। अच्छा, ये तो दो हमारे पास हो, ग्लोबल और लोकल हमने देख लिए। एनक्लोजिंग स्कोप जो है इसका कंसेप्ट आता है नेस्टेड। जब हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, नेस्टेड फंक्शंस जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर फिर हमारे पास एनक्लोजिंग का कंसेप्ट आता है। इसमें आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको बल्कि वहीं से एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास देखिए दो फंक्शन है, ये हमारे पास मेन एक फंक्शन है और ये हमारे पास नेस्टेड फंक्शन है। अब इसमें जो एक्स वाई अगर हम यहाँ पे कोई डिफाइन करते हैं तो ये इसके लिए लोकल है। या अगर हम इसकी बात करें इस फंक्शन की, इसमें जो हमने वाई डिफाइन किया या जो एक्स डिफाइन किया तो इस फंक्शन के लिए वो लोकल है। लेकिन नेस्टेड फंक्शन के लिए हमने कोई पैरामीटर पास नहीं कराया, उसके लिए एक्स वाई ये देखेगा कि लोकली अवेलेबल है या नहीं, वो सिर्फ इस फंक्शन तक महदूद है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। लेकिन इधर तो कोई एक्स वाई हमने डिफाइन करवाया ही नहीं हुआ। देन वो क्या करेगा कि फिर वो देखेगा एनक्लोजिंग स्कोप चेक करेगा, और वो ये कि इसके बाहर जो फंक्शन डिफाइन हो, जिस फंक्शन की बॉडी है उस फंक्शन के अंदर देखेगा कि कोई एक्स वाई डिफाइन हुआ है कि नहीं। तो अगर इसके अंदर भी डिफाइन ना करते फिर देन ये जाता ग्लोबली। तो अभी चूंकि वो देख रहा है कि यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है एक्स और यहाँ पे वाई भी डिफाइन हुआ हुआ है, तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ये यहीं पे जो है, जो एक्स वाई हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे ये उन्हीं को प्रिंट करवा देगा। तो इस केस में हमारे पास, जबकि हमने ग्लोबली 99 डिफाइन किया हुआ था, तो इस फंक्शन के लिए जो इसके लोकल एक्स और वाई हैं वो 77 है एक्स और वाई है 100। लेकिन इसका कोई लोकल वेरिएबल है ही नहीं एक्स वाई। तो ये क्या करेगा कि एनक्लोजिंग जो स्कोप है उनको चेक करेगा जिसमें एक्स और वाई डिफाइन हुए हैं। एक्स इज 77 एंड वाई इज 100, तो इसने वो जो है वो प्रिंट करवा दिए। या इसका कंसेप्ट क्लियर है एनक्लोजिंग का? नहीं, बस में रिपीट दोबारा बता देंगे? जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं एक्स और वाई की ना, एक्स की लेट्स से कि मैं 1 वैल्यू दे देता हूँ, वाई की मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये हमारे पास 1 और 2 इसने प्रिंट करा दिए। इसने एक्स और वैल्यू की वैल्यू चेक की लोकली। लोकली से मुराद सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, जो जिस फंक्शन के का ये पार्ट है उसके अंदर एक्स मैंने 1 डिफाइन किया, वाई मैंने 2 डिफाइन किया, तो ये इसके लोकल पैरामीटर्स हैं। इनका स्कोप लोकल है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, इससे बाहर यूज नहीं हो सकता। अब मैं अगर इनको नहीं लिखता तो मैंने आपको बताया कि कंपाइलर हमेशा पहले लोकल स्कोप चेक करता है वेरिएबल्स का, उसके बाद वो एनक्लोजिंग स्कोप चेक करता है, थर्ड पे वो ग्लोबल स्कोप चेक करता है। तो अभी हमारे पास लोकल स्कोप है ही नहीं इन वेरिएबल्स का ना, मतलब एक्स और वाई लोकली डिफाइन नहीं है, इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा कि इससे बाहर निकलेगा। अब जिस फंक्शन का ये और पार्ट है, क्योंकि ये जो एनक्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ नेस्टेड फंक्शंस में यूज होता है, तो क्या होगा कि ये देखेगा जो जिस ये फंक्शन का पार्ट है ना, जिसका ये नेस्टेड पार्ट है, उसको चेक करेगा उसके अंदर एक्स वाई डिफाइन है कि नहीं। इसको कहते हैं एनक्लोजिंग स्कोप।
ठीक है, तो इसके अंदर एक्स एंड वाई डिफाइन है। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमने एक्स को डिफाइन कर दिया, एक्स इज 77 एंड वाई जो है वो 100 डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूं तो ये इन वैल्यूज की तरफ जाएगा जो इनक्लोजिंग स्कोप है इसका, इन 77 और 100। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैंने एक्स डिफाइन यहाँ पे ना करूं तो एक्स के लिए ग्लोबली जाएगा और वाई चूंकि लोकली मतलब एनक्लोजिंगली डिफाइन है तो ये वाई सॉरी जो क्या है हुआ? ये जी सर, मैंने कहा अगर सर मैं यहाँ पे मतलब एनक्लोजिंग स्कोप जो है इसका एक्स जो है वो डिफाइन ना करूं, जो इस केस में इसके लिए इनक्लोजिंग है और फंक्शन के लिए वो लोकल स्कोप होगा, तो अगर मैं डिफाइन ना करूं तो अब ये ग्लोबल जो वैल्यू है ना एक्स की उसको प्रिंट कर देगा। ये देखें, इसमें जो इसने अब एक्स को प्रिंट किया, क्योंकि एक्स को इसने सबसे पहले लोकली देखा, लोकली सर्च किया तो एक्स हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ यहाँ पर। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन है नेस्टेड फंक्शन, इसके अंदर हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया हुआ, ना वाई डिफाइन है। ये क्या करेगा, एनक्लोजिंग स्कोप चेक करेगा, जो कि इससे बाहर फंक्शन है उसको चेक करेगा। इसके अंदर वाई सिर्फ डिफाइन है, यानी वाई का स्कोप जो है एनक्लोजिंग है, इसने वाई को जो है यहाँ पर उसी तरह रखा 100। लेकिन यहाँ पे एक्स डिफाइन नहीं है, यानी एक्स का स्कोप एनक्लोजिंग नहीं है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक्स चूंकि डिफाइन नहीं था, अब ये ग्लोबली सर्च करेगा। तो ग्लोबली हमने डिफाइन किया हुआ कि एक्स 99 है, तो ये यहाँ पर एक्स को 99 प्रिंट कर दिया और वाई जो है वो उसने 100 प्रिंट कर दिया। तो इसमें किसी को भी एम्बिगिटी है अगर कोई तो? ये क्लियर है सबको एनक्लोजिंग स्कोप? जी जी क्लियर है। नहीं नहीं, इसको रिपीट करेंगे आकाश, एक दो रिपीट करेंगे दोबारा इसको। मैं बिल्कुल सर रिपीट करता हूँ। जो एनक्लोजिंग स्कोप है ये असल में बेसिकली जो हमारे पास नेस्टेड फंक्शन होते हैं ना उनके साथ जो है इसका ताल्लुक है। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। ओके, अच्छा ये नेस्टेड जी सर, फंक्शन था, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जी सर, ठीक हो गया। चले ठीक चलें, हो गया गुड। सर। लास्ट पे जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन स्कोप है। तो अगर हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब जो POW जो है ये हमारे पास बेसिकली कीवर्ड है और ये पहले से डिफाइन है। ये फंक्शन एक है पावर का, इसमें सबसे पहला पैरामीटर हम बेस पास करते हैं और नेक्स्ट हम उसको एक्सपोनेंट पास करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो है इसी के नाम से डिफाइन कर दिया। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोकल को सबसे पहले सर्च करता है कंपाइलर, देन वो सर्च करेगा हमारे एनक्लोजिंग स्कोप को, देन वो सर्च करेगा हमारे ग्लोबल स्कोप को, एंड लास्ट पे हमेशा बिल्ट इन स्कोप को सर्च करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको पहले डिफाइन कर दिया POW को, तो ये हमारे पास अब लोकल स्कोप है इसका। तो अब ये क्या करेगा कि बिल्ट इन को नहीं सर्च करेगा, बल्कि मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये इसको यूज करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो बेस और एक्सपोनेंट हम उसको दो पैरामीटर पास करवाते हैं, तो बेस को मतलब एक्सपोनेंट उसकी पावर हो जाएगा बेस की, तो ये हमें 8 जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं इसको कहता हूँ कि जी बेस और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करा दो, बेशक कंसेप्ट जो है वो इसका गलत हो गया, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये इसको असल में कॉल कर रहा है, ना कि बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये जो लोकल इसका जो स्कोप है ये इसको सबसे पहले यूज करेगा, इसको सर्च करता है कंपाइलर। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें अब इसने बेस को मल्टीप्लाई करवा दिया एक्सपोनेंट के साथ, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको वैसे ही रख लेते हैं। और अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ लेट से, अब जो POW जो है ना ये इसको सर्च सबसे पहले करेगा, इसको सर्च करेगा कि हमने लोकली डिफाइन किया या इनक्लोजिवली इसको डिफाइन किया या ग्लोबली डिफाइन किया है। अगर नहीं डिफाइन किया होगा तो ये जो हमारे पास बिल्ट इन नेम है ना POW उसको सर्च करेगा, और उसकी पहले से डेफिनेशन डिफाइन है कि हम जो उसको पैरामीटर पास करते हैं उसमें पहला वाला बेस होता है, सेकंड एक्सपोनेंट होता है, तो इसने फिर हमें 8 रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया, ये क्लियर है बिल्ट इन स्कोप सबको? हाँ जी, क्लियर है। चलें, तो ये था हमारा टॉपिक खत्म हो गया स्कोप्स का भी। कोई भी क्वेश्चन बेशक आइटरेटर्स में से है या स्कोप्स में से है तो पूछ सकते हैं आप।
थैंक यू। किए थे। और मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल एक फाइल है या एक स्क्रिप्ट है जिसमें पाइथन की डेफिनेशंस और स्टेटमेंट यानी उसका कोड होता है। और मॉड्यूल कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है, बिल्ट इन फंक्शन भी हो सकता है। मॉड्यूल में बस फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्लासेस भी, वेरिएबल्स भी। कोई भी काम जो हम करवाना चाह रहे हैं वो उसको हम एक प्रोग्राम में लिखें, और उसका मॉड्यूल बनाने का तरीका ये है कि हम उस कोड को .py एक्सटेंशन उसकी हम जिस भी प्रोग्राम लैंग्वेज का मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं एक्सटेंशन उसकी वो देंगे तो वो हमारे पास मॉड्यूल कॉलेबल हो जाएगा। उसको हम किसी भी दूसरी जगह कॉल कर सकते हैं। वही जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा जी। इनको एक्सप्लेन कर दे ताकि लोगों को यकीन हो जाए। खान, पठान, हैदर, इब्रार है ना? मारिया है कि नहीं? सर शो हो रही हैं। अच्छा चले ठीक है। ये मैंने एक सिंपल फंक्शन कॉल किया। फंक्शन मतलब दो लिखे हुए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ऐड का और सब्ट्रैक्ट का। इसको मैं अपना अगर मॉड्यूल बनाना चाहूँ तो इसको मैं सेव करूंगी यहाँ पे। कोई भी अगर मैं m डॉट एक्सटेंशन इसकी जरूरी है, हम .py पाइथन में काम कर रहे हैं तो .py एक्सटेंशन इसकी दे रहे हैं। वो इसको सेव किया और इसको उसी डायरेक्टरी में रखना है जहां से इसको कॉल करना है। अब मॉड्यूल को कॉल करने का तरीका क्या होता है? इंपोर्ट करके हम इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट लिख के हम आगे जो भी मॉड्यूल कॉल करना चाह रहे हैं उसको उसका नाम लिखते हैं। अब जिस तरह मैंने m डॉट पे से इस वाली चीज को मैं मॉड्यूल बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट का कोड लिखा है। तो ये इंपोर्ट लिखा और इंपोर्ट डॉट एम मॉड्यूल मैंने बनाया है, यहाँ पे इसको कॉल कर रही हूँ इसको। और इन दोनों को सेव भी एक ही जगह पे करना है। डायरेक्टरी या तो हम पाइथन की देंगे जहाँ पे हमारी जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया था तो उसकी लाइब्रेरीज पड़ी हुई थी, पैकेजेस पड़े हुए हैं वहां पे। अदरवाइज जहाँ पे ये मॉड्यूल महवेश सेव है। महवेश माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बाबा इनको जी पाथ सर। दिखाएंगी कि इसको स्टोर कहाँ पे करना है, ठीक है ना? ताकि उसको आप अपने जी प्रोग्राम में कैसे शामिल कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। ये जिस तरह मैंने मॉड्यूल यहाँ पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे ही जो है मुझे अपना नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसको भी सेव करना है। कंट्रोल सेव, अच्छा इसको भी ये डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रही हूँ, लेकिन इसको मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दी। ऑटोमेटिकली वो सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल्स उसको एक्सटेंशन दे देगा, लेकिन मॉड्यूल को एक्सटेंशन देना जरूरी है। अच्छा अब मैं इसको अगर रन करूं तो सर वो ये हमें आंसर दे रहा है। ऐड वैल्यूज यहाँ पे दी, उसने ये वाला फंक्शन उठाया और उसको ऑपरेट कर दिया। सही। इसमें अगर हम m डॉट ऐड ना लिखें, सिर्फ m और अंदर वो पास कर दें जो आपके 10 और 2 था, तो फिर हमें ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करके देगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं करके देगा। इसको बुलाने का तरीका ही ये है, करके देख लेते हैं। कॉलेबल, आपने अगर किसी चीज को कॉलेबल बनाना है तो आपको ये अच्छा, काम करना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर आपने जो डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन किए हैं उनको सेपरेटली इसी तरह m डॉट करके कॉल करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मसलन अब हम m डॉट सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो हम जो है फिर m डॉट सब्ट्रैक्ट ही करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। सही।
ये मॉड्यूल हर बार कॉलेबल होगा, ऐसा नहीं कि एक दफा कॉल कर लिया तो वो जो है अब उसको इस्तेमाल करता ही रहेगा। हर बार हमें ये स्टेटमेंट रीलोडेड की स्टेटमेंट आएगी, इसकी बारी भी, इसकी बारी भी। ये इंपोर्ट है, सिंपल इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें हमारे पास कोई अगर जिस तरह बिल्ट इन मॉड्यूल है तो हम उसमें से कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, जिस तरह हमारे पास मैथ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, ये वाला मॉड्यूल ये वाला जो मॉड्यूल था ये तो हमने खुद डिफाइन किया हुआ था, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, और इसको फिर हमने यहाँ पे कॉल किया। लेकिन जो ये मैथ्स है ये हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरी है मैथ्स की पाइथन में। तो हम फ्रॉम मैथ्स, मैथ्स काफी बड़ी लाइब्रेरी है, हमें उसमें से क्या क्या चाहिए तो उसको स्पेसिफिक कोई चीज उठाने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है कि फ्रॉम लाइब्रेरी का नाम और इंपोर्ट कौन कौन से फंक्शन करने हैं ये। इसको अगर मैं ऐसे करके देखूं कि फ्रॉम एम import add, तो फिर मुझे सिर्फ आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा। फिर हमें सिर्फ एम नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं, इंपोर्ट हम ये कह रहे हैं ना फ्रॉम एम, अच्छा हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसमें पता नहीं क्यों एरर दे ठीक। रखा है। नहीं, एरर इस वजह से आप कॉमे के बाद सब्ट्रैक्ट भी इसको लिखवाए ना, आपने सब्ट्रैक्ट इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ऐड इंपोर्ट किया है ऊपर ना, ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, शुक्रिया। तो बस ये मतलब इस तरह फ्रॉम इंपोर्ट की स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई लाइब्रेरी बहुत बड़ी और हम उसको फुली कॉल नहीं करना चाह रहे, उसमें से कुछ फंक्शंस उठाना चाह रहे हैं जस्ट, तो उसका ये मेथड है। बिल्ट इन के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। जिस तरह मैथ्स पहले से बनी हुई लाइब्रेरी पड़ी हुई है, उसको भी जो अभी हमने मॉड्यूल खुद बनाया है उसको भी हम इस तरह कॉल कर सकते हैं। महवेश, ये आपने बताना है कि ये मॉड्यूल कहाँ पे सेव्ड है? सर इस मॉड्यूल को हम सी में जब जाएंगे, मेरा तो खैर सर स्पाइडर है। में यूजर में यूजर में जाएं, इसमें आपका सर ऐप यहाँ डेटा पे है। वैसे तो सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो मतलब मेरी जो स्पाइडर की लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे सेव है, आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हो, मतलब उसको पाथ दे सकते हो। ये इसका ये होता है, अगर आपने पाइथन को एक्सेस करना है तो यूजर में जाके फिर आपने जो हिडन फाइल है उसको अनहिडन करके वहाँ पे ऐप डेटा होती है, एक फोल्डर होता है, वो हिडन हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। तो उसके अंदर आपकी सारी लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं, इंस्टॉल्ड जो होती हैं। अच्छा, और सर जिस तरह मैंने ये डेस्कटॉप पे किया ना इसको सेव, और इसको मॉड्यूल को मतलब लाइब्रेरी बनाई मैंने अपनी सब्ट्रैक्ट और ऐड की, तो उसके साथ देखें ये यहाँ पे एक और ये m.c वाली फाइल भी बन गया। तो मतलब हम अगर पाथ जहाँ पे सी में हमारी पड़ा हुआ है वहां पे दें या कहीं भी किसी भी फोल्डर में दें, बस ये है कि जहाँ लाइब्रेरी आप कॉल करना चाह रहे हैं प्रोग्राम भी वहीं पे पड़ा हुआ होना चाहिए। मैंने वैसे ट्राई नहीं किया कि अगर कहीं और डालूं तो क्या होगा, लेकिन इस तरह चल जाता है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट होती है फ्रॉम इंपोर्ट स्टैटिक। इसमें जब हमें पता ना हो कि हमने इंपोर्ट में क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी है,
क्या कुछ चाहिए हो सकता है हमें उस लाइब्रेरी में से। जिस तरह अगर फंक्शन जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम स्टैरिक के साथ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो इसी तरह अगर हमें पता नहीं कि कितने हमने एक लाइब्रेरी में से कितने मॉड्यूल्स को एक मॉड्यूल में से कितने फंक्शंस को यूज करना है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। फ्रॉम रैंडम, रैंडम एक और लाइब्रेरी है। और इंपोर्ट स्टैरिक, स्टैरिक मतलब कि हमें नहीं पता अभी कि हम उसमें से क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और प्रिंट, इसको मतलब रैंडम का रैंड और ये सब भी तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसको इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी dir डायरेक्टरी के रैंडम में जो कुछ पड़ा हुआ है वो उसको प्रिंट कर दे, उसकी क्लासेस और वेरिएबल्स वगैरह को स्ट्रिंग में ये प्रिंट कर देगा। रैंडम में से हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डायरेक्टरी dir को बस डिफाइन किया हुआ है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि हमें डायरेक्शन दे देता है कि ये प्रोग्राम मॉड्यूल। महवेश एक काम करो, वो ये जो इंपोर्ट और dir की डायरेक्टरीज है ना, इनकी जी लोकेशन दिखा दो जब आप इंस्टॉल करते हो, ये कहाँ पे होती है, ठीक है। तो जब मैंने इंस्टॉल किया तो ये रहा मेरा, और ये सारी ये फोंडा से मैंने इंस्टॉल किया था, आईपाइथन, ये सब चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। ये मेरा रहा एनाकोंडा 3। और इसमें स्क्रिप्ट्स हैं, पैकेजेस हैं, साइड पैकेजेस में जाके सारी लाइब्रेरीज होती हैं। सर और क्या दिखाऊं इसमें से, मतलब कि ये सर ये मतलब कि यूजर्स अपना जहाँ नाम या पब्लिक, और उसमें आप अपना फोल्डर ढूंढ ले जिससे आपने किया हुआ है। और दोनों बातें है ये ना, एक तो आपको बहुत पता चल जाएगा कौन कौन सी लाइब्रेरीज में कौन कौन से फंक्शंस आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, जी और दूसरा उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। जी सर, ये मतलब ये रहा वो सारी लाइब्रेरीज। और एक और जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें भी लाइब्रेरीज, मैथ की लाइब्रेरी में से इंपोर्ट की हुई हैं बहुत सारी चीजें। वो भी इसी फोल्डर में मौजूद है। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है बोला, डेट्स क्या है बोला। सर वो सायरा प्रेजेंट करेंगी डेट्स। मैथ्स के हो गए, ये टोटल 200 आई गेस बिल्ट इन फंक्शंस है, हम अभी उससे स्क्रीन इंपोर्ट शेयर कर नहीं हुई सकते हैं बाबा, वीडियोस। इसमें से हमारे पास एक डेट और अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। मैंने स्क्रीन शेयर की आवाज भी हुई नहीं है। आ रही, स्लो आ रही है आवाज। तो जैसे कि हमारे पास पाइथन में बाकी मॉड्यूल्स हैं, जैसे 200 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं शायद पाइथन के, तो उसी में से एक हमारे पास जो है, हम लोग टाइम और डेट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ टाइम के फंक्शंस हैं जो कि मैंने टाइम के फंक्शंस को कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, जैसे उसके क्या उनके फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं वो। सबसे पहले पाइथन हैज मॉड्यूल नेम टाइम टू हैंडल टाइम रिलेटेड टास्क होते हैं हमारे पास, उसमें से हम लोग टाइम को इंपोर्ट करना चाहे तो हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट टाइम, और इस फंक्शन को मॉड्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इस सबसे पहले से यूज़ करने के लिए हम जो नेम लिखते हैं हमारे पास क्या होता है, इंपोर्ट टाइम, हमें टाइम लिखना पड़ता है। इसी तरह इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसको इंपोर्ट तो कर लेते हैं, इसके बाद इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक स्लीप है, सी टाइम है, लोकल टाइम है, GTM टाइम है, GMT टाइम है,
वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने अपने क्या किया, हमने टाइम डॉट टाइम को यूज़ करना है, इस फंक्शन को यूज़ करना है। बेसिकली इस फंक्शन का क्या काम होता है, epoch टाइम यानी एक वो स्टैंडर्ड टाइम है जिसके हमें जब उसको रिटर्न करते हैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करता है। तो मैं ज़्यादा सरल करती हूँ। तो मैंने भाई epoch पार्ट्स की रन करके definition दिखाओ ना, लिखी थी। सारा तो अच्छा होगा है सारा। जी सर, मैं वही करने लगी हूँ। बेसिकली चलें, गुड। epoch हमारे पास वो टाइम है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। इसे बेसिकली लिया जाता है जनवरी 1 1970, इस टाइम से शायद ऑनवर्ड इस सारे टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जी सर, इसमें हमारे पास टाइम जितनी epoch एक्सटेंडेड टाइम है, इसको जितने भी हमारे पास इस टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके देखिए। बेसिकली टाइम, इस टाइम डॉट टाइम का फंक्शन जो काम है टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके देना है। या तो हम इसे कोई स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं या स्पेशली जो हमारे पास एक फंक्शन epoch बिल्ट है, इस स्टैंडर्ड टाइम है उसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके दे देते हैं। इसके बाद हमारा जो इसका सेकंड है सी टाइम, इस सी टाइम का मतलब फंक्शन जो परफॉर्म करता है इसका काम ये होता है कि हमारे पास सेकंड्स को लेगा आर्गुमेंट्स के तौर पर और उसको हमारे पास एक लोकल टाइम के तौर पर हमें रिप्रेजेंट करके दे देगा। जैसे कि हमारे पास टाइम होता है, जैसे कि अभी 10:45 हो रहे हैं तो इसको एक्सटेंडेड टाइम के अंदर हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी को मैं यही पास कर दूँ, अब मैं अपने सेकेंड्स को देखना चाहती हूँ बेसिकली टाइम है क्या। अगर इसमें रन करूँ, जी सर, ये इस टाइम टाइम क्या हो रहा है, डेट के इसकी हमारे पास लोकल टाइम ट्यूसडे जून 22 और टाइम है हमारे पास इस टाइम 22:45 18 सेकेंड्स। और ये इस तरह इसके रिप्रेजेंट करता है एयर, सबसे एंड में एयर देता है इसका। इस टाइम इसने कहाँ से पैक किया है, जो आपके कंप्यूटर का करंट टाइम था? यस सर, करंट टाइम। मतलब पहली शर्त यह है कि आपके कंप्यूटर का टाइम ठीक होना चाहिए। जी सर। अगर मैंने अभी आपके सुबह के 5 बजाए तो मुझे सुबह के 5 दिखा देता है, ऐसी है? जी सर, यानी जैसे हम लोग सेकंड पास करते हैं हमारे पास ये टाइम epoch टाइम है, इसको कन्वर्ट करके इसी को मैंने आर्गुमेंट पास किया तो इससे हमारे पास लोकल टाइम दे दिया कि इस टाइम ये टाइम हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि टाइम का जो फंक्शन है वो ये आपकी सिस्टम क्लॉक को उठाता है, जो आपके सिस्टम की क्लॉक चल रही है ये उसी को ले लेता है, ठीक है ना? बिल्कुल सर। इसके बाद हमारे पास ये स्लीप टाइमिंग, यानी कुछ डिले करना चाहते हैं हम टाइम के अंदर, जैसे लास्ट में किसी ने प्रोग्राम रिप्रेजेंट किया तो उसके अंदर एक स्लीप टाइम था, तो यानी ये कुछ देर बाद हमें इस चीज़ को प्रिंट करके देगा। पहला टाइम प्रिंट होगा आफ्टर 2.4 सेकेंड, ये हमारे पास बता देगी हमारे पास इतना टाइम हुआ है। ये हमारे पास टाइम जो हुआ था इसके बाद इस लोकल टाइम के बाद वो 2.4 सेकेंड के बाद ये प्रिंट करेगा उसे। ये सर, ये देखिए दिस इज प्रिंटिंग इमीडिएटली और इसके बाद इसने 2.4 सेकेंड के बाद इसको प्रिंट किया इस टाइम के बाद। देन सर इसी के अंदर एक लोकल टाइम का फंक्शन है। लोकल टाइम के अंदर हमारे पास बेसिकली ये हमें पूरी एक वो डिटेल दे देते हैं जिसके अंदर हमारे पास ईयर, टाइम, मंथ, डेट, यूनिवर्सल टाइम, ये सारे आर्गुमेंट्स देता है एज ए टपल के तौर पर। इसका स्टैंडर्ड पूरा एक टेबल होता है, 8 फंक्शंस होते हैं इसके टोटल। आर्गुमेंट्स को लेता है और इसके पूरे के पूरे हमारे रिजल्ट के तौर पर से दे देता है। जैसे ये हमारे पास लोकल टाइम, अब ये मैंने पीछे 3 फंक्शन कर लिए, टाइम, सी टाइम, स्लीप और लोकल टाइम। लोकल टाइम के हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप पूरा एक आर्गुमेंट होता है उसका, उसको ले भी सकता है और उसके जरिए हम उसके इंडेक्सेस को यानी अलग-अलग प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी उसका ईयर क्या है, उसका आर क्या है इस टाइम, ये इसका ये काम होता है। जी सर, ये रिजल्ट के अंदर हमारे पास टाइम स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 8 आर्गुमेंट्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 होते हैं, 9। ये हमारे पास ईयर कौन से, उसको रिप्रेजेंट, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, इसी तरह ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, पहले तो रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। अब मैं इसमें चाहती थी कि सिर्फ एयर को प्रिंट करवाऊँ, एक ही फंक्शन को, यानी इसके सारे एट्रीब्यूट्स नहीं लिए, तो एयर को रिप्रेजेंट करवाया तो इस तरह हमारे पास क्या आना चाहिए, 2021 आना चाहिए था और आर क्या ऑरेंज है वो 22 आने चाहिए थे।
सारा इसका मतलब ये है कि इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को टाइम बेस्ड बनाना चाहूँ, कोई टेस्ट बनाना चाहूँ या एग्जाम देना चाहूँ और मैं काउंटर लगा दूं उसके ऊपर टाइम बेस्ड, ठीक है, तो मैं उस प्रोग्राम को उस टाइम का सर्टेन टाइम पे जब वो इक्वल हो जाए तो उसको टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ऐसे है? यस सर, बिल्कुल। जैसे कि हम लोग की क्विज होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, 10 मिनट्स का क्विज हो गया, तो जैसे टाइम सेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स में क्लोज हो जाते हैं। चलो ये फिर उधार रहा, इसके एग्जांपल आप हमें करके दिखाएंगे, ठीक है ना? जी कोई भी सर। सॉफ्टवेयर हो, कोई भी क्विज हो, 2-3 मिनट के लिए चले, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ठीक है? ओके सर। चलें, गुड। ये हमारे पास ये होता है यूनिवर्सल टाइम, ये जीएमटी सर टाइम मैं प्रेजेंट करूं? सर आई हैव 2 programs to show. हेलो Sir, after finishing program of Saira. ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है? Sir, signal issues. सर मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही। टॉपिक आपका है, मैंने कहा इसके बाद। सर इनको आपने टॉपिक में कुछ दिया नहीं था, साइन नहीं किया था, इनका नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कह रही थी कि क्लासेस पे मैं प्रेजेंट कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, सुन लेते हैं। मारिया ठीक है, सायरा खत्म कर लें फिर आप आ जाओ, ठीक है? वो जी सर। कोई मेरे जुमले को रिपीट कर देता कि मारिया तक आवाज पहुंच जाए। वो जी सर, इसी तरह हमारे पास ये जीएमटी जो फंक्शन है इसका टाइम का, ये हमारे पास यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर के हमारे पास टाइम को शिफ्ट कर देता है। इसके लिए सर इसी तरह हमारे पास डिले, अगर हम लोग टाइम के अंदर डिले लेना चाहते हैं, यानी अब की ये टाइम है, इसके बाद क्या होगा, ये मैंने सॉरी डेल्टा टाइम, यानी इस डेल्टा टाइम के अंदर मैंने इसे क्या इंपोर्ट किया है, जैसे कि मैं उसने बताया था कि अगर हम लोग अपने कुछ फंक्शंस, यानी पूरी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर से कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस डेल्टा टाइम के अंदर से मैंने क्या इंपोर्ट किया, टाइम डेल्टा, इसको इंपोर्ट कर लिया। ये फंक्शन नेम है हमारे पास, ये भी मॉड्यूल नेम है हमारे पास। इसके बाद मैंने क्या किया कि आफ्टर 1 वीक्स हमारे पास क्या होता है टाइम डेल्टा, इन 1 वीक के बाद हमारे पास डेट क्या होती है और इसकी 30 डेज के बाद क्या होगी। जी सर, अभी मैंने इसको क्या दिया हुआ था बेसिकली, यहाँ पे मैंने इसे 1 वीक, यहाँ पे कुछ नहीं था, बस मैंने इसे प्रिंट करवा लिया था क्योंकि 7 डेज का डिले हो तो और 30 डेज का डिले हो तो हमारे पास सिंपल प्रिंट कर देगी डेट। ये सिंपल प्रिंट करवाने का एक फंक्शन था। इसके बाद जो है ये हमारे पास है, सॉरी ये तो बीच में रह गया, डेल्टा टाइम का। इसके अंदर ये था कि टाइम डिले हम लोग लेना चाहते हैं, यानी अब क्या टाइम हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा लेना चाहेंगे। मैंने अभी ये जो ले लिया है इससे मैंने डेज क्या दे दिए 0, तो ये हमारे पास प्रिंट क्या करेगा, जी सर, ये मैंने इसे कोई भी हमारे पास यानी डिले दिया ही नहीं है, इसलिए इसने हमारे पास वही डेट प्रिंट कर दी जो कि आज की डेट है। ये मॉड्यूल था, इसके अंदर से मैंने क्या इंपोर्ट किया, टाइम डेल्टा को इंपोर्ट किया और उसके अंदर से डेट को इंपोर्ट किया है। उसके अंदर मैं डिले देखना चाहती हूँ कि आज कितनी डिले है, 7 दिन बाद क्या होगी, उससे पहले क्या थी 7 दिन बाद डेट। तो उसके लिए हमारे पास क्या, मैंने डेज कुछ भी से असाइन नहीं किया, यहाँ पे चाहूँ 7 डेज असाइन कर दूँ, ये 7 दिन पहले देखने के लिए और प्लस करेंगे तो 7 दिन बाद की डेट हमारे पास दिखा देगा। ये टाइम डेल्टा का फंक्शन, ये डिले बेसिकली दिखाने के लिए होता है। चले सायरा, थोड़ा सा टाइम जो है मारिया को दे दें, हाँ ओके इसी बार एक सेशन खत्म हो जाए।